हेलो एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल ऑफ करंट हैपनिंग्स। आज हमने द हिंदू का एडिटोरियल लिया है, कॉमन प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड्स मस्ट हैव इंडिया आउटलुक। ये आर्टिकल बेसिकली बात कर रहा है एग्रो फॉरेस्ट्री के ऊपर, एग्रो फॉरेस्ट्री और इसके फ़ायदे बोथ एनवायरनमेंट के लिए भी प्लस फार्मर्स के लिए भी। तो इस सब आर्टिकल्स में आप एग्रो फॉरेस्ट्री के पॉजिटिव्स प्लस एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग एंड फार्मर के रिगार्डिंग में इसमें से पॉइंट आप देख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसमें इस एडिटोरियल को 3 सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे देखिए, कॉमन प्रैक्टिस एंड कार्बन स्टैंडर्ड, नीड फॉर इंडिया सेंट्रिक अप्रोच, हेल्प स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। तो वैसे ही हम भी डिस्कस करेंगे इन 3 सब हेडिंग्स में। सबसे पहले जो इंट्रो दिया हुआ है, तो इंट्रो में बताया गया है कि इंडिया के पास जो है एग्रो फॉरेस्ट्री में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है अभी, कि इसको ग्रो करवाया जा सकता है। एग्रो फॉरेस्ट्री को इंडिया बहुत ज़्यादा अपना एक्सपेंड कर सकता है थ्रू इंटीग्रेटिंग इट विथ ARR। यहाँ पे ARR दिया हुआ है, एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन एंड रिवेजिटेशन। ठीक है, मतलब कि एग्रो फॉरेस्ट्री जो अभी इंडिया में हो रहा है उसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जा सकता है इंडिया के थ्रू बाय इंटीग्रेटिंग इट विथ एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, रिवेजिटेशन। एफॉरेस्टेशन क्या होता है, एक बार देखते हैं। एफॉरेस्टेशन सिंपली मतलब होता है कि वापस से एक नए फील्ड पे, न्यू फील्ड में फॉरेस्ट उगाना। ठीक है, फिर रिफॉरेस्टेशन मतलब जहाँ पहले से ही फॉरेस्ट था और वहाँ पे अगर पेड़ काट दिए गए हैं और फिर वापस से वहाँ पे पेड़ अगर उगाए जा रहे हैं, देन दैट इज रिफॉरेस्टेशन। एंड अगेन रिवेजिटेशन, सिंपली रिवेजिटेशन मतलब क्या होगा, वही वेजिटेशन वापस से उगाना। तो इन सबसे पहले जो अपना टर्म है एग्रो फॉरेस्ट्री, वो क्या कहता है, एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कि क्रॉप्स के साथ साथ ट्रीज को भी उगाना। यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि यहाँ पे क्रॉप्स एक साइड में उगाया हुआ है प्लस साथ में ट्रीज भी उगाया हुआ है। ये डिफरेंट पर्पस के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते ही यहाँ पे राइटर जो है कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री अभी करेंटली इंडिया में 28.4 मिलियन हेक्टेयर्स में ग्रो किया गया है, जो 2050 तक 53 मिलियन हेक्टेयर्स तक पहुँच जाएगा। और ये जो 28.4 मिलियन हेक्टेयर्स है वो अभी इंडिया का करेंटली 8.65% ऑफ इंडियाज टोटल लैंड एरिया कंट्रीब्यूट करता है, प्लस ये 19.3% जो है कार्बन स्टॉक्स को होल्ड करके रखता है। कार्बन स्टॉक्स मतलब ऐसे समझ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को ये होल्ड करके रखा हुआ है एग्रो फॉरेस्ट्री के थ्रू इंडिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि कॉमन प्रैक्टिस इन कार्बन स्टैंडर्ड, ये क्या बात कर रहा है। तो सबसे पहले कॉमन प्रैक्टिस, तो ये जो कार्बन का भी जो बात चल रहा है पूरा, कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर कार्बन स्टॉक करके रखना चाहिए। तो जैसे जैसे अभी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, तो हर कंट्रीज जो है अभी डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस में कहती है कि हम इतना कार्बन होल्ड करके रखेंगे, एक गोल सेट करके रखा हुआ है। ठीक है, उसी रिगार्डिंग में ही ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री है उसमें एक चीज़ आता है कॉमन प्रैक्टिस। ठीक है, ये कॉमन प्रैक्टिस बेसिकली एक नेगेटिव वर्ड है इंडिया के लिए, जो इंडिया को प्रिवेंट करता है, मतलब इंडिया को प्रिवेंट करता है कार्बन क्रेडिट्स लेने के लिए। मतलब क्या है कि कुछ ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स है, जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है गोल्ड स्टैंडर्ड है। ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड है एक इंस्टीट्यूट, ग्लोबल इंस्टीट्यूट है गोल्ड स्टैंडर्ड। ये लोग कहते हैं कि जो फार्मर या जो पब्लिक कॉमन प्रैक्टिस फॉलो करती है एग्रो फॉरेस्ट्री में, उन लोगों को कार्बन क्रेडिट या कार्बन फाइनेंसिंग में इंक्लूड नहीं किया जाएगा।
ठीक है। सो कॉमन प्रैक्टिस मतलब क्या, तो कॉमन प्रैक्टिस और कुछ नहीं है, यूजुअल प्रैक्टिस है। जैसे अगर कोई फार्मर है जो अपने क्रॉप को बचाने के लिए ट्रीज उगा रहा है, ठीक है। जब हवा चलती है तो यूजुअली तेज हवा के वजह से कभी कभी क्रॉप टूट जाते हैं, है ना। तो उसको बचाने के लिए यूजुअली फार्मर क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रीज उगा लेते हैं ताकि क्रॉप ना टूटे। तो ग्लोबल स्टैंडर्ड, ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड है, उनका कहना है कि ये प्रैक्टिस जो है ये यूजुअल प्रैक्टिस है, तो फार्मर खुद के लिए करता है। तो इसमें कोई कार्बन क्रेडिट वाला चीज़ आ नहीं जाता है, ठीक है। तो कार्बन क्रेडिट मतलब क्या, कि जब कोई 1 टन ऑफ कार्बन बचा लेता है ना, 1 टन ऑफ कार्बन मतलब सिंक करवा लेता है या रोक लेता है एनवायरनमेंट में फैलने से। सपोज एक फार्मर है जिसने एक धीरे धीरे करके एक फॉरेस्ट उगा लिया सपोज इस लैंड में, ठीक है। अब ये लैंड में जो फॉरेस्ट है, पेड़ पौधे पेड़ पौधे जो है वो लगभग 1 टन कार्बन स्टोर कर पा रहे हैं। तो अब जो ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये लोग क्या करेंगे, इस पर्सन को कुछ अमाउंट दे देंगे, पैसे, ठीक है, कि क्योंकि इसने कुछ कार्बन एनवायरनमेंट में फैलने से रोक लिया है, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो है जैसे वर्ल्ड बैंक है वो इसको पैसे देंगे कि तुमने अच्छा काम किया है इसलिए। अब कार्बन क्रेडिट का क्या काम है, तो अलग नाम क्यों दिया गया कार्बन क्रेडिट। सो कार्बन क्रेडिट से क्या होता है कि ये कार्बन क्रेडिट खरीदा और बेचा भी जा सकता है, ठीक है। मतलब अगर इसने 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को फैलने से रोक दिया, तो ये जो अपना ये अचीवमेंट है ये किसी को बेच सकता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे एक बिजनेस है जो बहुत कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है, और ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स ने इस बिजनेस को बोला कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने से रोकना है, बट ये रोक नहीं पा रहा है, ठीक है। ये बिजनेस जो है, बिजनेस हाउस, ये रोक नहीं पा रहा है, बट यहाँ पे ये फार्मर रोक रहा है, ठीक है। सो ये बिजनेस क्या करेगी, बिजनेस इसको पैसे दे देगी और इससे वो कार्बन क्रेडिट खरीद लेगी जो इसने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर एमिट करने से रोक लिया था, ठीक है। इन शॉर्ट इसका अचीवमेंट बिजनेस अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकेगी और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को दिखा देगी कि ये देखो मेरे पास कार्बन क्रेडिट्स हैं, ठीक है। सो इससे होगा क्या कि ये फार्मर जो है इसको भी बेनिफिट हो जाएगा, मॉनेटरी गेन्स होगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पेड़ उगाने से इसको कोई लॉस हो गया, इसको उल्टा एक ऑल्टरनेटिव इनकम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये स्कीम है पूरा। और ग्लोबल स्टैंडर्ड कहती है कि कॉमन प्रैक्टिसेस अगर होंगे एग्रो फॉरेस्ट्री में तो उसको कार्बन क्रेडिट्स नहीं मिलेगा या कार्बन फाइनेंसिंग में इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना सब है। अब नेक्स्ट में राइटर क्या कहते हैं, नीड फॉर इंडिया सेंट्रिक अप्रोच। तो अब नेक्स्ट में क्या, नीड फॉर इंडिया सेंट्रिक अप्रोच में क्यों आया, क्योंकि इंडिया में यूजुअली नहीं, मतलब जो इंडिया के मोस्टली मान के चलिए 85+% जो है फार्मर्स, वो स्मॉल एंड मार्जिनल है, ठीक है। तो छोटे छोटे लैंड होते हैं उनके पास। अब उन छोटे छोटे लैंड में वो यूजुअल जो नॉर्मल क्रॉप को बचाने के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं। सो ये जो फार्मर्स हैं ये इंक्लूड नहीं होते हैं उस कॉमन प्रैक्टिस के कारण, ठीक है। 85% फार्मर्स इंक्लूडेड नहीं है। वहीं राइटर्स बोलते हैं कि गोल्ड स्टैंडर्ड जैसे इंस्टीट्यूट जो हैं वो लैटिन अमेरिका के जो फार्मर्स हैं उनको खूब कार्बन क्रेडिट में इन्वॉल्व करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास बड़ा लैंड एरिया होता है, उसमें वो बहुत सारे पेड़ उगाते हैं और फिर कार्बन सिक्वेस्ट्रेट करते हैं, तो उनको उससे फ़ायदा होता है। बट यहाँ पे तो 85% से ज़्यादा स्मॉल एंड मार्जिनल है, सो उनको कोई बेनिफिट मिलता नहीं है। तो यहाँ पे राइटर यही कह रहे हैं कि ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड्स जिन्होंने ये कॉमन प्रैक्टिस का एक क्राइटेरिया बनाया है उनको रीडिफाइन करना चाहिए ताकि इंडिया को भी कार्बन क्रेडिट जैसे फैसिलिटीज़ का फ़ायदा मिल सके, क्योंकि इंडिया में भी लोग एग्रो फॉरेस्ट्री तो करते ही हैं बट उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है ना। सो राइटर्स यही कहते हैं कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को चेंज करना चाहिए, कॉमन प्रैक्टिस वाला क्राइटेरिया जो है वो हटा देना चाहिए ताकि इंडिया के फार्मर्स को भी बेनिफिट मिल सके एग्रो फॉरेस्ट्री से, ठीक है। सो ये था नीड फॉर इंडिया सेंट्रिक अप्रोच। अब
नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट ये है कि अगर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स अगर ये कर देती है तो फार्मर्स को एक एनकरेजमेंट सा मिलेगा कि जो वो पेड़ लगा रहे हैं वो सही है, उनको उस पेड़ को लगाने से उनको फ़ायदा मिल रहा है, तो एक एनकरेजमेंट मिलेगा और वो एनकरेजमेंट फिर फ़ायदा करेगी किसका, एनवायरनमेंट प्लस फार्मर दोनों का ही फ़ायदा होगा। ठीक है, अब इसके बाद राइटर कुछ और बताते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री का इंटीग्रेट होना एआरआर के साथ, मतलब ये रिफॉरेस्टेशन रीवेजिटेशन के साथ इंटीग्रेट होना एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या क्या बेनिफिट्स लेके आता है एनवायरनमेंट के लिए प्लस फार्मर्स के लिए। तो फार्मर्स के लिए क्या होगा, ऑल्टरनेटिव इनकम जनरेट होने का एक सोर्स बन जाएगा, जिससे वो लोग फिर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर मतलब यूजुअली मानसून पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने एग्रीकल्चर के लिए, है ना। थर्ड क्या होगा, फार्मर को फ़ायदा। तो थर्डली डिपेंडेंट ऑन मानसून हट जाएगा। थर्डली ये होगा कि उनका लाइवलीहुड इम्प्रूव हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि एग्रीकल्चर ख़राब होता है तो फिर उनका लाइवलीहुड ख़राब हो जाता है। और फोर्थली क्या होगा कि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इम्प्रूव होगा। अगर इनकम आएगी तो ऑब्वियसली स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव होगा, प्लस वो जो इनकम आएगा उसको वो वापस से क्रॉप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बेटर क्वालिटी ऑफ क्रॉप ला सकते हैं, जिससे उनका क्रॉप का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। सो ये सब फार्मर्स को फ़ायदा है। एनवायरनमेंट को क्या फ़ायदा है, एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन जो हो रहा है इतने सारा सॉइल इरोशन वगैरह वगैरह से, तो वो एग्रो फॉरेस्ट्री से कम हो जाएगा, डिग्रेडेशन नहीं होगा। इन शॉर्ट सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव हो जाएगा एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सब फ़ायदे थे। अब नेक्स्ट हेडिंग में राइटर डिस्कस कर रहा है हेल्प स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। सो इसमें राइटर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में बताते हैं, टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के बारे में। इसमें क्या बोला गया है कि द एनर्जी टेरी ने 19 प्रोजेक्ट्स चला रखे हैं 7 इंडियन स्टेट्स में, जिससे लगभग 56,000 प्लस फार्मर्स को फ़ायदा हो रहा है इस एग्रो फॉरेस्ट्री से। ठीक है, तो इस हेडिंग में यही बोला जा रहा है कि अगर टेरी ने 19 प्रोजेक्ट चलाया 7 स्टेट्स में तो इतने फार्मर्स को फ़ायदा हुआ। अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कॉमन प्रैक्टिस वाला है उसको अगर रीडिफाइन करके थोड़ा सा इंडिया के हिसाब से बदल दिया जाए, थोड़ा चेंज कर दिया जाए, रीडिफाइन कर दिया जाए, तो पूरे इंडिया के फार्मर्स को बहुत बेनिफिट होगा। उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, उनका लाइवलीहुड इम्प्रूव हो जाएगा। इन शॉर्ट इंडियन एग्रीकल्चर इम्प्रूव हो जाएगी, जिससे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सो लास्टली यही राइटर कंक्लूड करते हैं कि जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको एक बार रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास लार्ज पॉपुलेशन इंडिया का जो है वो क्या है, वो एग्रीकल्चर है। अगर ये एग्रो फॉरेस्ट्री में अगर आ गए, जो कार्बन क्रेडिट्स का बेनिफिट अगर इनको मिलेगा तो एनवायरनमेंट के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा ये चीज़, है ना। सो यही राइटर लास्ट में कहते हैं एंड कंक्लूड करते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड इन केस कुछ डाउट्स रह गए या कुछ नहीं समझ में आया देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, थैंक यू।